गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग राजनीति विज्ञान में चैप्टर 4 राज जाति धर्म और लैंगिक मसले पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि किस प्रकार संविधान में इन सभी का अवरोध या समाप्ति के बाद भी अभी भी समाज में या राजनीति में या पार्टियों के द्वारा जाति भेदभाव, धर्म और जो स्त्री पुरुष का भेदभाव होता है उसमें कौन कौन से बुराइयां व्याप्त हैं उसी के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि स्त्री और पुरुष यानी लैंगिक मसले में जो है उसके बारे में, ठीक है, उसमें पढ़ना है साक्षरता। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। मैंने बताया था आप लोगों की शिक्षा में भी बहुत फर्क है लड़कियों और लड़कों के। उनकी शिक्षा का केवल कुछ धार्मिक ग्रंथों तक ही सीमित रहती है। अभी से और कुछ प्रगति देखने को मिली है। कुछ लड़कियां उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने लगी हैं, परंतु महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी 54% ही है, जबकि पुरुषों में 76% है। इस प्रकार अब भी स्कूल पास करने वाली लड़कियों की जो मात्रा है एक सीमित मात्रा है, और क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं और संसाधन की कमी के कारण लड़कियों की पढ़ाई को रोककर लड़कों को पढ़ाई में आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए इसमें दिया है, माँ बाहर वालों के पूछने पर अक्सर कहती है, मैं काम नहीं करती, मैं तो गृहिणी हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वह लगातार काम करती रहती है। अगर जो वह कहती कि वह काम नहीं है तो काम करना किसे कहते हैं। सही बात है। इस स्थिति के चलते उच्च पदों पर काम करने वाली और अच्छा वेतन पाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारत में औसतन एक महिला एक पुरुष की तुलना में प्रतिदिन 1 घंटा ज़्यादा कार्य करती है, लेकिन उन्हें घर पर कार्य करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए महिला के कार्यों का मूल्यांकन कम करके देखा जाता है। समान वेतन अधिनियम। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी, लेकिन व्यवहारिक रूप में प्रत्येक कार्य क्षेत्र में, चाहे वह खेल हो, सिनेमा हो, खेत खलिहान हो, कल कारखाने हो, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अभी भी कम मजदूरी मिलती है, चाहे काम दोनों का समान रहे। पुत्र इच्छा, सबसे बड़ी समस्या यही है जो पुत्र इच्छा। इसी कारण से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं को जलाया जाता है, महिलाओं को मारा पीटा जाता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि पितृत्मक समाज, पुत्र ही खानदान चलाएगा, पुत्र ही सारे ऋणों को उतारेगा। इस कारण से ही महिलाओं को और बेटियों को कम प्रोत्साहन मिलता है। पितृ प्रधान समाज होने के कारण समाज में बेटी के जन्म को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ लोगों की बेटी को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इसके कारण हमारे देश में जो लिंग अनुपात है प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या घटकर 914 हो गया है। लिंग अनुपात को दर्शाए गए मानचित्र कई स्थानों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 के भी नीचे आ गया है। ठीक है ना, ये क्या बताता है, ठीक है ना। इसमें हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात है। रोजाना आप महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसाओं के बारे में अखबारों में, खबरों में तो पढ़ते ही होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित नहीं हैं। अपने घरों में भी महिलाएं असुरक्षित हैं। मारपीट, घरेलू शोषण, घरेलू हिंसा और सुरक्षा को झेलते हुए महिलाएं अपना जीवन व्यतीत करती हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं को राजनीति में कितना सम्मान, कितना अधिकार, कितना प्रतिनिधित्व मिला है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज भी महिलाओं के साथ समान व्यवहार और उनके विकास के मुद्दों पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। इसलिए अनेक नारीवाद समूह, महिला आंदोलन द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि यदि महिलाओं को सत्ता नियंत्रण का अधिकार सौंपा जाए तो वह अपनी समस्याओं का समाधान सरलता से खोज पाएंगी।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों में महिलाओं की भागीदारी की प्रतिशत में भी वृद्धि किया जाए। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार सन 2014 में 12% के पार हो चुकी थी। राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिशत 5% से भी कम है। हमारा देश इस मामले में अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से बहुत पीछे है। यद्यपि महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं, परंतु मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व कायम रहा है। ठीक है, इस चित्र में देखिए, नार्डिक देश में 45%, उत्तरी अमेरिका में 25%, यूरोप में करीब लगभग 25%, सहारा मरुस्थल वाले दक्षिणी पूर्वोत्तरी क्षेत्र में आपका 20% है, एशिया में 15% है, पैसिफिक में 10-15% है, अरब मुल्कों में तो 10% से कम है, भारत में भी 5%। ये क्या है, ये जो आपका आंकड़ा है ये NCERT का है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि भारत में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कम क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका और यूरोप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व स्तर तक पहुंच गया है कि उसे संतोषजनक कहा जा सकता है? यदि वास्तव में महिलाओं को शासन में भागीदार बनाना है तो यह आवश्यक है कि निर्वाचित सदस्यों या निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से कुछ स्थान अवश्य आरक्षित या संरक्षित करना पड़ेगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। स्थानीय सरकारों अथवा पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिला के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। अब भारत में नगरीय और ग्रामीण निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। कार्यकर्ता और महिला संगठनों की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित कर देना चाहिए। संसद में इस संदर्भ में एक विधेयक भी पेश किया गया है, पर 10 साल से ज़्यादा की समय बीत चुका है और वह जस का तस पड़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दल इस विधेयक को लेकर एक मत नहीं है और यह विधेयक 1 दशक से ज़्यादा वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। कुछ सामाजिक विभाजन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। लैंगिक विभाजन इसका एक अच्छा उदाहरण है। इससे यह ज्ञात भी होता है कि सामाजिक विभाजन जब राजनीतिक मंच पर प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह किस तरह से सामूहिक या समूहों के लिए लाभप्रद होते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि महिलाओं के शोषण और भेदभाव भरे व्यवहार के मुद्दे को राजनीति में उठाए जाने का फायदा हुआ है? ये देखिए चित्र में, देखिए यह कार्टून बताता है कि महिला आरक्षण विधेयक बिल संसद में क्यों नहीं पास हो पाया। क्या आप इस नज़रिए से सहमत है? क्या चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कौन कर रहा है? या कोई है बिल, या कुछ लोग उसके विरोध में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। अब हम धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की चर्चा करेंगे। यह एक अलग तरीके का सामाजिक विभाजन है। भारत सहित कई देशों में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन के समय पाया है कि उत्तरी आयरलैंड और अन्य देशों में एक ही धर्म के अनुयायी मात्र पूजा पद्धति के कारण ही अलग अलग मतभेद पैदा हो सकते हैं। लैंगिक विभाजन के विपरीत जो धार्मिक विभाजन है वह प्रायः राजनीति के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी अभिव्यक्त करता है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका तात्पर्य हिंदू या इस्लाम जैसे नहीं, अपितु नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से कैसे जुड़ा हुआ था। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों को निर्देशित करना चाहिए, यानी ऐसे ही काम करना चाहिए जो सभी के विकास के लिए हो और सभी का नैतिक मूल्य होना चाहिए। ऐसा गांधी जी का विचारधारा था। मानवाधिकार समूह जो मनुष्य के मानव जाति के मानव अधिकारों के लिए रहते हैं द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक दंगों में अधिकांश शिकार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही होते हैं। महिला आंदोलनों का कहना है सभी धर्मों में वर्णित जो पारंपरिक कानून है महिलाओं से भेदभाव करते हैं,
इस आंदोलन की मांग है कि इसकी सरकार को इन कानूनों को समतामूलक बनाने के लिए उनमें परिवर्तन करना चाहिए। ये बातें धर्म तथा राजनीति के मिश्रण को बढ़ावा देती हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीति में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी आवश्यकताओं, हितों और मार्गों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। जो लोग सत्ता में हों उन्हें धर्म के कामकाज पर ध्यान देना चाहिए। यदि धर्म किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन की में मदद करता है तो उसे रोकना चाहिए। यदि शासन सभी धर्मों को समान रूप से व्यवहार करता है तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी एक विशेष जाति के धर्म को लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता है। अगला जो टॉपिक है वो कम्युनलिज्म है, यानी सांप्रदायिकता। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।